Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important news. आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर में लद्दाख जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के बगल में जो लद्दाख वाला एरिया है, उस लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड पार्लियामेंट के अंदर में की गई है लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी है और आपको पता है कि लद्दाख के अंदर में असेंबली नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है और एक कानून जब बना था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। उसके बाद अब जो है जाकर के लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की डिमांड जो है वो की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। लद्दाख में काफ़ी बड़ा ये डिमांड किया गया है। अभी तक के हिस्ट्री में यूनियन टेरिटरी को कभी भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे डिटेल्स में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। देखो, न्यूज़ में सबसे पहले क्या है, रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिमांड किया गया पार्लियामेंट के अंदर में कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसको 6th शेड्यूल के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी लैंड है, एम्प्लॉयमेंट है, कल्चरल आइडेंटिटी है लोकल पॉपुलेशन का, उसको सेफ गार्ड मिल पाए। क्योंकि बहुत समय से देखो वहाँ पे जो लोग हैं उनका ये डिमांड है कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए, ताकि हम अपना लैंड जो हम अपना वहाँ पे कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो भी चीज़ें उनकी वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन है, वो उसको कम से कम प्रिजर्व कर पाए, उसका वो और भी ज़्यादा सेफ गार्ड वो फील कर पाए, सिक्योर कर पाए। वहाँ के पॉपुलेशन का भी यही डिमांड है और इसी डिमांड के थ्रू जो है वो MP वहाँ के पार्लियामेंट में ये डिमांड रखे हैं। Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was introduced to bifurcate the state into two state union territory of the Jammu and Kashmir with legislature and Ladakh without legislature। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कानून बनने के बाद दो अलग अलग बाइफर्केशन हुआ इस स्टेट का। लद्दाख अलग यूटी बना, जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बना। तो JNK को लेजिस्लेचर दिया गया और लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा लद्दाख वाला एरिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा एरिया यहाँ से हटा दें तो ये POK हो जाएगा, लेकिन ये पूरा जो है ये लद्दाख का एरिया है। इसी को कहा गया है 6th शेड्यूल के अंदर में डालने के लिए। ये कारगिल वाला भी एरिया इसमें ही आता है। ठीक है, ये लेह वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है 6th शेड्यूल में इसको इंक्लूड करने की, क्यों मतलब कि डिमांड की गई है, क्या ज़रूरत है, इस पर थोड़ा एक नज़र डाल लेंगे। देखो, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है JNK का, यानी कि जब से 370 हटाई गई है, तब से क्या हुआ है कि वहाँ के जो लोग हैं और यूटी जो है लद्दाख, वो कंप्लीटली क्या है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। ठीक है, मतलब वहाँ का जो गवर्नेंस, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चलता है। रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे पीपल्स का बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ पूरे के पूरे लद्दाख वाले एरिया से, जैसा कि आपने मैप में देखा, सिर्फ एक ही MP चुन के पार्लियामेंट में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गई है, तो इसको क्योंकि 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए और कुछ और MPs की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बढ़ाई जाए और ब्यूरोक्रेट से पावर थोड़ा शिफ्ट किया जाए, शेयर किया जाए गवर्नमेंट के हाथ में भी। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जब 370 हटा था, उसके वहाँ पे डेमोसाइल पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पिछले साल आपको 2019 के करीब, 20 के करीब देखने को मिली होगी। तो उस वजह से कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील होने लगा अपने लैंड, एम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफी को लेकर के, कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के। उनका ये मानना है कि बाहर से लोग यहाँ आकर के जब रहने लगेंगे, क्योंकि पहले 370 से पहले वहाँ पे कोई भी जो बाहर के, इंडिया के भी बाहर के, मतलब उस स्टेट के बाहर के जो भी लोग थे, वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के अंदर में क्या था कि ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, वहाँ सेटल नहीं हो सकते थे। लेकिन जब ये पॉलिसीज़ नया बना, उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे कोई भी जाकर के अपना ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ सेटल हो सकता है। तो अब इनका कहना है वहाँ के लोकल लोगों का कि अगर अब जो बाहर से लोग यहाँ आकर के रहेंगे तो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को खतरा पहुँच सकता है, हम इनसिक्योर फील करते हैं, तो हमें कुछ जो है ऑटोनमस पावर दी जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि यूटी जो है लद्दाख का, वहाँ पे एक काउंसिल तो है जो कि लेहांत कारगिल के अंदर काउंसिल एक बनाई गई है, हिल काउंसिल है, लेकिन अभी भी वो 6th शेड्यूल के अंदर में नहीं इंक्लूड किया गया है उस काउंसिल को। ठीक है, और इतना ही पावर है अभी लद्दाख के पास कि वो वहाँ पे जो लोकल टैक्सेस होता है, जैसे कि पार्किंग फीस वगैरह, उसको वहाँ पे वो अलॉट कर सकता है, जो कि सेंटर के द्वारा वेस्टेड की जाती है, और वही वो टैक्सेस वहाँ पे ले सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। तो बहुत ही कम पावर है।
ओके, NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, ये एक कमीशन बनाया गया, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको बनाया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के लिए, ताकि वहाँ पे ये अपना जो गवर्नेंस है किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के अंदर होगी उसको ये वहाँ पे देख रेख करेंगे। तो NCST का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से क्या बोला गया है, देखो, National Commission for Scheduled Castes has recommended that Union Territory of Ladakh be included in the 6th schedule of the Constitution। यानी कि कमीशन के द्वारा भी ये कहा गया है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि इस कमीशन के द्वारा ये कमीशन एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेफगार्ड करता है सोशियो कल्चरल राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके कल्चरल राइट्स को प्रिजर्व करने का काम करता है, और इंटरेस्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका कि कोई भी जो भी स्टेट्स है जैसे कि ट्राइबल स्टेट्स जैसे कि लद्दाख ही मान के चलेंगे, तो उसको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कमीशन की कि वहाँ पे जो भी हेरिटेज है, वहाँ पे जो भी कल्चरल है, उन लोगों का ट्रेडिशन है, उसको ये प्रिजर्व करे, और उसके ही लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये कमीशन। It includes Ladakh will be the only UT in the 6th schedule, also bestowing such a status to Ladakh would require the constitutional amendment। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6th शेड्यूल के अंदर में अभी तक किसी भी यूटी को नहीं इंक्लूड किया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही इंक्लूड हुए हैं, और वो ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ 4 स्टेट हैं, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो अब देखो, पहली बार यूटी को इंसर्ट करना है, इंक्लूड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूटी के लिए कोई भी जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर यूटी के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है कि यूनियन टेरिटरीज को हम कैसे इंक्लूड करेंगे 6th शेड्यूल में, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो यूटी पहली बार इंक्लूड करी जाएगी 6th शेड्यूल में, तो उसके लिए तो संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या रीज़न है इस रिकमेंडेशन के, मतलब जो रिकमेंडेशन दी गई है इस कमीशन के द्वारा, इसके पीछे क्या रीज़न थी, ठीक है। देखो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल, लगभग 90% जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो ट्राइबल है, ठीक है। और प्राइमरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लद्दाख आर द बाल्टी बेड़ा, बोट और बोटो, ब्रोकपा एंड द्रोकपा, दार्दसीन, चांगपा, ये सभी जो भी है ये सब क्या है, ट्राइब्स है। वहाँ पे अलग अलग ये सभी नाम से ट्राइब्स है, जो कि 90% पॉपुलेशन है लद्दाख के अंदर में। द लद्दाख रीजन हैज सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज बाय द कम्युनिटीज ऑफ सच एज द डोरकपा। ये सभी जो भी देखो, ये जितने भी ट्राइबल्स हैं इनके पास काफ़ी सारे रिच कल्चर है, इनकी आइडेंटिटीज़ है, तो इसको प्रिजर्व करने की और इसको प्रमोट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि अब जैसे समय बीत रहा है हम अपने आइडेंटिटी, कल्चर और आइडेंटिटी को खो रहे हैं, तो इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, और तभी हो पाएगा जब हम 6th शेड्यूल में आ जाएंगे, ठीक है। Inclusion in the 6th schedule will help the democratic devolution of the power in the region and will also enhance the transfer of the funds for the speedy development of this region, ठीक है। मतलब इस रीजन का स्पीडी डेवलपमेंट भी होगा 6th शेड्यूल में आने के बाद। अब देखो, मेन ये टॉपिक कि 6th शेड्यूल एक्चुअली में क्या है समझने की कोशिश करो। जब भी हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं तो आर्टिकल 244 के अंदर ये बात करी गई है, ठीक है। अब देखो, शेड्यूल में, आर्टिकल में, पार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली शेड्यूल का क्या वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, किस तरीके से ये वर्क करती है, पार्ट्स का क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कई सारे वीडियोज़ में पीछे कवर कर रखी है। जो डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल है उसका सबसे लेटेस्ट वाला वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगी इस टॉपिक पे। तो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है शेड्यूल वगैरह को लेकर के, आप जाकर के देख सकते हो उस वीडियो को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। शेड्यूल देखो, 6th शेड्यूल में क्या कही गई है। द 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, autonomous district council ADCs that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state। यानी कि ये कहा जाता है 6th शेड्यूल में कि किसी भी स्टेट के अंदर में जब उसको कोई ऑटोनमस पावर, एक्स्ट्रा समझ लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर किसी भी स्टेट को दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने अंदर, जहाँ पे एक ऐसा काउंसिल होगा कि वो अपने अंदर, अपने स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास कम से कम हो, ताकि वो अपने ट्राइब्स के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से कानून बना सके, अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ें को गवर्न कर सके। तो ऐसा काउंसिल जो है वो कुछ स्टेट्स को दी गई है 6th शेड्यूल के अंदर। अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे करेंटली, तो 6th शेड्यूल के अंदर में कुछ प्रोविजंस दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज को लेकर के। तो आज के डेट में अभी तक 4 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी को जो है ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई है ताकि ये अपने हिसाब से वहाँ पे कानून बना सके। देखो यहाँ पे कई सारे ऐसे कल्चरल जो ट्राइब्स हैं, कई सारे ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जिनको लगता है कि उनकी जो भी कल्चरल ट्रेडिशन है, जो भी कल्चरल आइडेंटिटी है, वो फेड ना हो, वो खोए ना। इस वजह से उनको कम से कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई है, सेफगार्ड दिया गया है, ताकि सेंटर अगर कोई भी कानून बनाए तो उसके बाद वो कानून उस स्टेट में लागू होने से पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको रेक्टिफाई करेगी, उसको देखेगी कि क्या इस कानून को लागू होने के बाद यहाँ पे जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो भी ट्राइब्स हैं, उसके कल्चरल को किसी भी तरीके का वायलेशन तो नहीं पहुँचेगा, किसी भी तरीके की उसकी आइडेंटिटी को कोई तो नुकसान नहीं पहुँचेगा। और अगर कोई भी मान के चलो उस कानून में संशोधन की ज़रूरत है या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उसके बाद उसको करके वहाँ पे लागू किया जाता है। और ऐसे भी अगर स्टेट के अंदर में कोई काम करनी हो, कोई कानून बनाना हो, तो ये काउंसिल जो है वो कानून वहाँ पे बना सकती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली में काम होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। देखो जितनी भी ट्राइब्स हैं वो उस हिली ट्राइब्स हैं, ठीक है, हिल के अंदर रहते हैं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला हिली है। देखो यहाँ पे मेन 4 जगह पे यहाँ पे ये सभी को ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई है। ये जो भी स्टेट्स मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आती है, जैसे कि गारो हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, खासी हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दीमा हासो है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई, मारा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, इन सभी एरिया के लिए अगर हम स्टेट वाइज बात करेंगे तो मेघालय के अंदर देखो कई सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक तो खासी हिल ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दूसरा जंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसके बाद गारो हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो चकमा है, लाई है और मारा है। त्रिपुरा के अंदर अगर हम बात करें तो एक है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। असम की अगर हम बात करें तो असम में दीमा हसाओ है, कार्बी एंगलोंग एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो ऐसी काउंसिल वहाँ पे बनाई गई है जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। ओके, अब ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थोड़ा बात करते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 4 स्टेट्स के पास है, ठीक है, जैसे कि आपको याद हो गया होगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, इन सभी स्टेट के पास ये काउंसिल है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जो है वो एम्पावर होते हैं इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी सेंटर लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, इसका कोई भी कानून डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा इस एरिया में जहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई होंगी, या फिर वो किसी भी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के बाद जो है वहां पे अगर वो चाहेंगे तो वहां पे लागू किया जा सकता है। द पावर ऑफ डायरेक्शन इज रिगार्ड लाइज ईदर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। इस रिगार्ड में जो भी पावर होगी वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, वहाँ के सीएम या फिर पीएम के हाथ में नहीं होगा। तो याद रखना ये चीज़ कि जो काउंसिल होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं और उसका कौन एम्पावर्ड होता है उसके ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने के लिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट, याद रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, ठीक है, तो यहाँ पे ईच ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, हर एक ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर। 30 मेंबर होते हैं एक काउंसिल के अंदर में, जिसमें से 4 होते हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। द रिमेनिंग ऑफ 26 आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 4 जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं और बाकी जो 26 है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि इलेक्शन के थ्रू चुन करके वो इस काउंसिल में मेंबर बन के जाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। यहाँ पे जो भी मेंबर होंगे 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व अर्लियर, अगर उससे पहले 5 साल से पहले काउंसिल डिसॉल्व हो गई तो खत्म हो गया, लेकिन जब तक 5 साल अगर नहीं डिसॉल्व होती है तो 5 साल मेंबरशिप रहेगा उनका। ठीक है, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर जो भी है उनका ऑफिस तभी तक रहेगा जब तक गवर्नर चाहेंगे। अब देखो जितनी भी ऑटोनमस रीजन है उसके पास एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि क्या पावर्स होती है इस काउंसिल की, ठीक है, तो अब काउंसिल की पावर्स को थोड़ा देख लो। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इनके अंदर इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर में जो भी एरिया आता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स। ये जो काउंसिल है वो कुछ मैटर्स पे कानून बना सकते हैं। जैसे किस किस मैटर्स पे, लैंड के मैटर पे, फॉरेस्ट, कैनल, वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, और ऐसे कोई कोई चीज़ जो कि स्टेट लिस्ट में आती हो या फिर इनकी ट्राइबल एरियाज जो भी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस पर ये कानून बना सकते हैं।
बट ऑल सच लॉज रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। अब याद रखना कि ये सारी जो कानून बनेंगे इस पे गवर्नर का एसेंट रिक्वायरेबल होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे एसेंट नहीं मिला गवर्नर का तो ये कानून उस जगह पे लागू नहीं हो पाएंगी। दे कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल। देखो यहाँ पे एक विलेज काउंसिल भी बना सकते हैं ये लोग, कोर्ट के जैसा होता है, ताकि कोई भी ट्रायल हो, कोई भी सूट फाइल की जाए, किसी भी तरीके का केस हो ट्राइब्स के बीच में, ठीक है, कोई भी दो अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो वहाँ पे कोर्ट भी इस्टेब्लिश हो सकती है या विलेज काउंसिल भी बनाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पंचायत में होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैन एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्शन और मैनेज प्राइमरी स्कूल। जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वहाँ पे मैनेज करेगी और बनाएगी, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम उनका ही होगा, डिस्पेंसरी बनाने का काम उनका होगा, मार्केट बनाने का उनका, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, ये सारी चीज़ काउंसिल के द्वारा ही बनाई जाएंगी। और इनको ये भी एम्पावर किया जाता है कि जो भी लैंड होगा वहाँ का, उसका जो भी रेवेन्यू होगा, टैक्सेस होगा, उस पर इम्पोज करना और कलेक्ट करना, दोनों पावर इनके पास दी जाती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, देखो लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्टी है? क्योंकि देखो लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और 6th शेड्यूल के अंदर में सिर्फ स्टेट जो है वो अभी तक दी गई है। और 6th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी क्लियर ये लिखा गया है क्लियरली कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की जो जगह है वहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज़ है उसके लिए 6th शेड्यूल बनाई गई थी। लेकिन फॉर ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो भी रेस्ट ऑफ द कंट्री में और अलग अलग ट्राइबल एरियाज है उसको भी 6th शेड्यूल के अंदर में नहीं रखा गया है, सिर्फ 5th शेड्यूल के अंदर रखा गया है, ठीक है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लेंगे एक बार। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसको 6th शेड्यूल में ही डाला गया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बाकी अलग कोई और दूसरा एरिया नॉर्थ ईस्ट के अलावा नहीं 6th शेड्यूल में डाली गई है। इनफैक्ट मणिपुर एक ऐसा जगह है जो कि प्रीडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे, कुछ ऐसा जगह, लेकिन ऑटोनमस काउंसिल आर नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। देखो मणिपुर के अंदर जो है ऑटोनमस काउंसिल दी गई है और वो प्रीडोमिनेटली ट्राइबल एरिया है, लेकिन फिर भी उसको 6th शेड्यूल में नहीं दिया गया है। अब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टोटली ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी उनको 6th शेड्यूल में नहीं डाला गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होगा लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा तो बाकी ये सब भी एरिया डिमांड करने लगेंगी कि हमें भी 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए, ठीक है। तो काफ़ी डिफिकल्ट है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके ऊपर। अब डिमांड तो रखी गई है, लेकिन अब क्या पार्लियामेंट इसको स्वीकार करता है कि नहीं ये भी हम देखते हैं, और क्या संविधान में संशोधन करना पड़ता है ये भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5th शेड्यूल में दिया गया है कि एरिया अंडर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया को डाला जाएगा, लेकिन 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया की बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद 5th शेड्यूल में ये बात करी गई है कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया इन द 10 स्टेट, जैसे कि इसमें देखो 10 स्टेट को डाला गया है, ये सारे 10 स्टेट का नाम यहाँ पे है। और 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट की बात करी गई है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, जैसे कि मैंने पहले बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होती है 5th शेड्यूल के अंदर में इन शेड्यूल एरिया, डू नॉट परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज डायरेक्ट एंड नॉट डू नॉट मच ऑटोनॉमी। इनको देखो 5th शेड्यूल में जो भी एरिया है इनके पास एक कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, सिर्फ एडवाइजरी कर सकती है, कानून नहीं बना सकती है, उतना ज़्यादा इनको पावर नहीं दिया जाता है। लेकिन 6th शेड्यूल में अगर कोई भी जगह को डाल दिया जाता है, किसी भी स्टेट को डाल दिया जाए तो उनको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी उनको पावर दिया जाता है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया इज एप्लीकेबल हियर। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल एरिया में पंचायत डाल सकती है, लेकिन 6th शेड्यूल के अंदर में पंचायत एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे पंचायती आप नहीं लेके जा सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे ऑटोनॉमी होती है सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए। तो ये दोनों डिफरेंसेस है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट, गुड बाय, टेक केयर। मेरे ठाकुर साइनिंग ऑफ।